हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं, कोर्ट का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। एक मामला जो कि स्टार्टिंग से लेकर जजमेंट तक हमने देखा, उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें हुई और उनके आधार पर आपको क्या सीखने को मिलता है, आज की इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। दोस्तों, आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा और यदि अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इस प्रकार के प्रैक्टिकल वीडियोज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहता हूं, ताकि आपको एक्चुअल में पता चले कि चीजें किस तरह से आपके मामलों में लिटिगेशन में चलती हैं और आप उसके अकॉर्डिंग चीजों को मैनेज कर सकें। तो दोस्तों, ये मामला ऐसा था कि 125 सीआरपीसी का केस लड़के पर फाइल हुआ था। अब जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि लड़की पहले पिटीशन फाइल करती है, उसके बाद हमें उसका रिप्लाई फाइल करना होता है। तो जब हमने अपना रिप्लाई फाइल किया, उसके बाद लड़की ने अपना एफिडेविट रजनेश वर्सेस नेहा वाला फाइल किया। अब वहां पर लड़की ने केवल अपनी एजुकेशन बताई और मैरिज की डेट बताई, इसके अलावा सब जगह उसे नॉट एप्लीकेबल लिख दिया। लड़के को जब शपथ पत्र देने के लिए बोला गया तो कोर्ट ने बोला, जी ऐसा है, आप 3 साल की पिछली बैंक स्टेटमेंट लाइए और आप जो 3 साल की पिछली अपनी आईटीआर लेकर के आइए, और अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, लड़का डिस्क्लोज कर रहा है कि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, तो उसको कहा जा रहा है प्रॉपर्टी के पेपर लेकर के आइए। एनीवे, वो सारी चीजें लड़के ने फाइल कर दी। अब उससे बोला गया कि इंटरिम पर सुनवाई होनी है, जी फटाफट इंटरिम पे सुना दो। अब इंटरिम पे जब आर्ग्यूमेंट करने लगे तो उस समय कोर्ट ने कहा, जी ऐसा है, अभी इस समय इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है कि वो मायके अपनी मर्जी से गई है। ये सब तो विचारण की बात है, ट्रायल की बात है, इसको बाद में देखेंगे, फिलहाल तो अभी हमें इंटरिम लगाना है। तो जस्ट आप ये बताओ कि आपकी सैलरी स्लिप का है, सैलरी स्लिप आपने सबमिट किया, कितने की है वो देखते हैं और उसके बेस पे इंटरिम बांध देते हैं। तो ज्यादा कुछ सुना ही नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं सुना और इंटरिम बांध दिया गया। लड़के ने यह भी बताया कि भाई मेरे ऊपर इतने लोन चल रहे हैं, सारी चीजें बताई, मेरे ऊपर जो है 2 डिपेंडेंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स नहीं सुने गए, बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया गया और ये कहा कि भाई ये इंटरिम की स्टेज है, अभी इस पर इंटरिम हो जाने दो, फिर जब आपकी फाइल पर एविडेंस आ जाएंगे उसके बेस पर ये कोर्ट तय करेगी कि भाई ये अपनी मर्जी से गई थी या आपने इसको निकाल दिया था। खैर, कुछ नहीं कर सकते थे और इंटरिम का ऑर्डर हो गया। लड़के की दोस्तों जितनी इन हैंड सैलरी आ रही थी उससे ज़्यादा का इंटरिम ऑर्डर कर दिया गया। लड़के को इन हैंड 14,000 समथिंग आ रहा था, मैंने इस पर पहले भी वीडियो बनाया था, और 15,000 पर मंथ का इंटरिम ऑर्डर हो गया। कोई रिलीफ नहीं मिला। अब प्रॉब्लम यह है कि जिसको मिल ही रहा है 14, वो 15 कैसे देगा, और इसके साथ साथ 1 साल का पिछला एरियर भी देना है, तो लाखों रुपया वो भी जुड़ गया। तो अब कैसे इन चीजों को मैनेज किया जाए? तो लड़का थकार के हाई कोर्ट में गया। माननीय हाई कोर्ट में उसने क्रिमिनल रिवीजन फाइल करी कि भाई मेरे लोन को कंसिडर नहीं किया गया है, जबकि मेरे जो लोन है वो शादी से पहले से चल रहे हैं और बेसिक नेसेसिटी के लिए मैंने ये लोन लिए थे, तो मेरे को जो मेंटेनेंस है वो इतना नहीं दिया जाएगा क्योंकि मेरी इन हैंड सैलरी बहुत कम है। लेकिन हाई कोर्ट ने भी ये कहते हुए कि भाई अभी इंटरिम का मैटर है तो इसमें ज्यादा इंटरफेयर करना ठीक नहीं है, जो कोर्ट ने लगा दिया वो आप दीजिए, बाकी ट्रायल पर इन सारी बातों को लेके आना, आपके क्या लोन चल रहे हैं, आपने उसके साथ क्रियोलिटी की या नहीं की, वो अपनी मर्जी से पेरेंटल होम गई है या जो कुछ भी है, वो सारा ट्रायल का मैटर है। अब खैर, इस बात को एडमिट कर लिया, हाई कोर्ट से भी पिटीशन खारिज हो गई। अब लड़के के पास कोई ऑप्शन नहीं, तो जैसे भी उसने जो कुछ भी करके अपना पैसे में से 70%, लगभग 1.25 लाख रुपया लड़की को दे दिया कि भाई अपना एरियर निपटाना है, अदरवाइज लड़के के खिलाफ वारंट इशू हो रहे थे। अब खैर, मामले में सारे एविडेंस आ गए, लड़की के एविडेंस की बारी आई, उन्होंने अपना केवल शपथ पत्र दाखिल किया और लड़के ने अपनी तरफ से एक एक एविडेंस जो कि साबित करता था कि लड़की ने जो अपनी पिटीशन में कहा है वो फैक्ट्स झूठे हैं, वो सब कुछ दाखिल कर दिया। अब फाइल लग गई फाइनल आर्ग्यूमेंट्स में। तो फाइनल आर्ग्यूमेंट के टाइम पे जब लड़के की पक्ष की तरफ से आर्ग्यूमेंट करने लगे तो कोर्ट ने कहा कि भाई क्या सुनना है, तो इंटरिम पे ऑलरेडी सुना जा चुका है और आप हाईकोर्ट भी गए थे, वहां भी सुना ही जा चुका होगा, तो अब तो बस कुछ नहीं है। तो दोस्तों, ये बात तो ये हो गई कि इंटरिम के टाइम पे हमें इसलिए नहीं सुना गया कि ये तो अभी इंटरिम है और बाकी जब तथ्य आ जाएंगे उसके बाद देखेंगे। फाइनल पे हमें इसलिए नहीं सुना जा रहा है कि इंटरिम पे ऑलरेडी फैसला हो चुका है। फिर तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये हो गया है कि इंटरिम जो आपका तय हुआ उसी को फाइनल मान लीजिए और ट्रायल की कोई जरूरत ही नहीं। एक लाइन खींच ली गई है और उसी लाइन को जस्ट फॉलो किया जा रहा है। अब अगर लड़का ये साबित करने में सक्षम है कि लड़की अपने जो भी तथ्य लेकर के आई वो सारे के सारे तथ्य झूठे हैं, मेरे पास हर एक चीज का एविडेंस है, मैंने एविडेंस लगा दिया, मैंने उसके पूरे केस को झूठा साबित कर दिया, मैंने ये भी साबित कर दिया अगर जो मेरी पत्नी है वो अपनी मर्जी से मायके गई है, लेकिन उसके बाद भी अगर मेंटेनेंस ऑर्डर मेरे खिलाफ होता है, यानी फिर भी लड़की को रिलीफ दिया जाता है। इवन कई सारे मामले ऐसे होते हैं जहां पर लड़की का झूठ बिल्कुल स्पष्ट होता है, इवन एफिडेविट तक में झूठ बोल दिया गया होता है। जिस मामले की मैं बात कर रहा हूं यहां भी कुछ ऐसे ही था, एफिडेविट में लड़की ने गलत बोला हुआ था और अपनी एफआईआर में लड़की ने कुछ और बोला हुआ था। एफआईआर की कॉपी भी हमने लगाई है जिससे स्पष्ट है कि भाई लड़की ने झूठ बोला है, फॉल्स बोला है। लेकिन देखने में यह आता है कि कभी भी कोर्ट खुद से तो छोड़िए, अगर आप बोलते भी हैं कि भाई इस पे एक्शन लिया जाए
क्योंकि इसने झूठ बोला है, गलत बोला है, माननीय न्यायालय को गुमराह किया है, एफिडेविट में गलत लिखा है, लेकिन फिर भी उसके खिलाफ जनरली कोई एक्शन नहीं लिया जाता। बहुत ही रेयर केस होते हैं जहां पर लोअर कोर्ट ऐसी लड़कियों के खिलाफ एक्शन लेती है, अदरवाइज एक्शन नहीं लिया जाता। उल्टा आपके ऊपर ऑर्डर हो जाता है कि आप मेंटेनेंस दीजिए क्योंकि आप पति तो है ही। हालांकि इस पर बहुत सारी माननीय सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, माननीय हाई कोर्ट की रूलिंग है, लेकिन देखने में यह आता है कि जब लोअर कोर्ट में आप ये रूलिंग दाखिल करते हैं तो उनको भी जनरली उन रूलिंग का उल्लेख जरूर हो जाता है ऑर्डर में, लेकिन एंड में यही लिखा जाता है चूंकि आप पति हैं इसलिए आप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते और ऑर्डर कर दिया जाता है। जिस मामले की दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं, इस मामले में अभी फिलहाल ऑर्डर आया नहीं है, ऑर्डर पे फाइल है, जब ऑर्डर आ जाएगा तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन दोस्तों पूरे ट्रायल में स्टार्टिंग से लेकर के फाइनल आर्ग्यूमेंट तक जो चीजें फेस की गई इस केस के अंदर, वो मैंने आपके सामने रखी कि आपके लिए बड़ा मुश्किल है अगर आप हस्बैंड हैं, अगर आप मेल हैं, आज के समय पे किसी भी चीज को फाइट करना, स्पेशली मैट्रिमोनियल में। यदि आपके ऊपर इल्जाम लगा दिया गया, आप सब साबित कर दीजिए, आप ये साबित कर दीजिए कि आपने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी जनरली मैक्सिमम केसेज में आपके ऊपर मेंटेनेंस बांधा जा रहा है, जिससे दोस्तों आप लोग तो चलो पार्टीज हैं, हम लोग एडवोकेट्स हैं, हमको भी लगता है कि हम लोग जस्टिस लेने के लिए कहां जाएंगे। अगर हम जस्टिस के लिए फाइट करेंगे तो हमारा जो रास्ता होता है वो सिर्फ कोर्ट होता है। और आज भी कई लोग आपने देखा होगा जब उनके साथ गलत होता है तो वो कहते हैं कि आई विल सी यू इन द कोर्ट, यानी आज भी एक विश्वास कायम है कि कोर्ट में हमें न्याय मिलेगा। लेकिन क्या यह विश्वास जो हमारा कायम है कि कोर्ट में हमें न्याय मिलेगा, प्रैक्टिकल लेवल पे ऐसा होता है? क्योंकि कोर्ट से आगे हमारे यहाँ पे कुछ नहीं है, सबसे बड़ी व्यवस्था कोर्ट ही है। अगर आपको पुलिस परेशान कर रही है, आपको कोई और परेशान कर रहा है, पार्टी परेशान कर रही है, आखिरी जो आपकी उम्मीद होती है वो कोर्ट के सामने होती है कि यहां तो मुझे न्याय मिलेगा। अगर इस लड़की ने ठीक है बाहर झूठ बोला, जो भी बोला, लेकिन अगर मैं इस चीज को कोर्ट के सामने साबित करूंगा तब तो कोर्ट मानेगी। लेकिन चूंकि मैं हस्बैंड हूं तो मुझे पैसा देना ही है। ये जो मेंटेलिटी अभी बन चुकी है, इस तरह के जो फैसले आ रहे हैं, ये बहुत दुखदाई हैं और सोसाइटी के लिए भी हानिकारक हैं। सीधी बात होनी चाहिए, जो गलत करेगा उसके साथ वैसा होना चाहिए। अगर फाइंडिंग में ये पाया जाता है लड़की झूठ बोल रही है, मटेरियल ऑन रिकॉर्ड ऐसा है, तो लड़की पर कार्रवाई होनी चाहिए। किस बात का मेंटेनेंस? एक तो आप अपराध कारित करो, कोर्ट को गुमराह करो, गलत सूचनाएं दो, उसके बाद आपको मेंटेनेंस मिलना चाहिए। क्या लॉजिक हुआ इसमें? हाँ ठीक है, अगर आपके साथ वास्तव में क्रियोलिटी हुई, आपने सच्ची कंप्लेंट करी है और मटेरियल ऑन रिकॉर्ड ऐसा है कि आपके साथ क्रियोलिटी हुई, लड़का कुछ साबित नहीं कर पाता, आप साबित कर देते हैं आपके साथ मारपीट आई हुई, गलत हुआ और आपको घर से निकाल दिया गया, या कुछ भी जो आपको मेंटेनेंस के लिए पर्याप्त रीजन हो सकता है, तो ठीक है, उस केस में आपको मेंटेनेंस जरूर मिलना चाहिए क्योंकि सामने वाले ने गलत किया है। लेकिन जहां पर आप खुद ही अपनी इच्छा से अपने पेरेंटल होम में विदाउट एनी रीजन रह रही हैं, लेकिन पिटीशन में झूठ लिख रही हैं, फिर झूठ साबित भी हो जाता है, उसके बाद भी आपको मेंटेनेंस मिलता है, यह गलत है। और शायद इस बात को कहने की आवश्यकता भी नहीं है। लगभग 1.5 लाख लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं आज के समय पे, अधिकतर वही हैं जो भुक्तभोगी हैं। बहुत से मामले लाखों की संख्या में ऐसे हैं जहां पर उन्होंने सब साबित कर दिया, लेकिन फिर भी लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस बंधा हुआ है। तो ये जो तरह तरह के एग्जाम्पल्स हमारे सामने आते हैं अलग अलग केसेस के, इसे देखने पर सिनेरियो मालूम चलता है कि आज के समय पे क्या हो रहा है। अब ठीक है, हम सभी की अपनी लिमिट है, जजेस की अपनी लिमिट है, एडवोकेट्स की अपनी लिमिट है, हर एक की अपनी लिमिट है, लेकिन हम सब जो भी जहां भी जो भी हमारी लिमिट है, अपने लिमिट के अंदर रह करके कम से कम ये कोशिश कर सकते हैं कि न्याय हो। देखिए ऐसा है, कहना बड़ा आसान है कि ठीक है ना, अलग फैसला हो गया तो आप हाई कोर्ट जाइए, लेकिन प्रैक्टिकल बात क्या है कि हाई कोर्ट जाना क्या सबके लिए पॉसिबल है? एक वो आदमी भी कोर्ट के अंदर आता है जिसकी वाइफ ने उस पर केस कर दिया और उसकी सैलरी केवल 9,000 रुपए पर मंथ होती है, तो क्या वो हाई कोर्ट जा सकता है? हाई कोर्ट में कितने चार्जेस, कितना लिटिगेशन चार्जेस आता है? इसके अलावा कई बार होता है आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, तो कई बार होता है कि आपकी कैपेसिटी इतनी नहीं होती कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाके लॉयर हायर करके उसको कंटेस्ट कर लो। तो अल्टीमेटली होता यह है कि जो भी ट्रांसफर पिटीशन का रिजल्ट होता है, मैक्सिमम टाइम वो केस वाइफ के प्लेस पर ट्रांसफर हो जाता है, उसके बाद जाते रहो। तो ये तो कहीं ना कहीं ये है कि सोसाइटी का दमन हो रहा है, पूरी सोसाइटी पर बहुत बड़े स्केल पर इसका फर्क पड़ रहा है, लोग तबाह हो रहे हैं, घर के घर बर्बाद हो रहे हैं। जिस आदमी के पास 10,000 रुपए हैं उसको 20,000 का मेंटेनेंस का ऑर्डर, बहुत सारे ऐसे मामले हैं। तो ऐसे मामलों में वो लोग कहां पर जाएंगे, किसके सामने हाथ फैलाएंगे, अगर कोर्ट भी मटेरियल ऑन रिकॉर्ड को नहीं देखेगी? और फिर आदमी मजबूर हो जाता है कि अगर फैसला कुछ ऐसा आ जाता है कि वहां उसने कुछ किया नहीं है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर कोई मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया, स्पेशली आदमी टूटता तो वही है ना फाइनेंशियली। अगर फाइनेंशियली उसकी 10,000 की इनकम है और 10,000 ही मेंटेनेंस बंधा हुआ है, तो वो खाना कैसे खाएगा? बट किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता दूर दूर तक। आप जाइए हाईकोर्ट जाइए, आप जाइए सुप्रीम कोर्ट जाइए, सालों तक आप घिसते रहिए, पैसे ना हो तो घर पे बैठ जाइए, पैसे ना हो तो आपके खिलाफ वारंट इशू हो जाएगा, आप जेल में बैठ जाइए, वहां पे आपको फ्री का खाना मिलेगा, वहां पे आपका पैसा नहीं लगेगा, जेल में जाके बैठ जाइए। कि अब इन कानूनों में बदलाव करने की आवश्यकता है, जहां महिला कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी है, जहां महिला राष्ट्रपति भी और जहां महिला प्रधानमंत्री भी रही हैं, ऐसे देश में
आज के समय पे जहां महिलाएं किसी से पीछे नहीं है, जहां महिलाएं पायलट भी हैं और जहां महिलाएं अधिकारी भी हैं, जहां महिलाएं आईएएस और आईपीएस भी हैं, तो ऐसे सिनेरियो के अंदर महिलाएं किसी से कम नहीं है। और ऐसे सिनेरियो में जो पुराना कानून है इसमें बदलाव होना चाहिए भाई। अब दोनों की इक्वालिटी है, जेंडर इक्वालिटी है। अब ये मेंटेनेंस का कानून ही खत्म होना चाहिए। कोई किसी के लिए लायबल नहीं है, अपनी अपनी लाइफ है सबकी, आप अपनी अपनी लाइफ जिए, साथ रहें अलग रहें वो आपकी चॉइस होनी चाहिए। जस्ट ये मेरा एक ओपिनियन है और आने वाले समय पे इस पर बहुत बड़े स्केल पे आवाज उठनी बहुत जरूरी है। कितनी फाउंडेशन आज के समय पे काम कर रही हैं इसी चीज के खिलाफ, कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं। और दोस्तों धुआं वहीं से उठता है जहां पर आग लगती है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैंने केवल जस्ट आपको एक सिनेरियो दिया जो मैंने अपना एक्सपीरियंस लिया पिछले कुछ दिनों में केस को लेकर के, और साथ ही अपनी कुछ ओपिनियंस आपके सामने रखी जो कि मेरी थॉट्स हैं। और उम्मीद करता हूं कि भविष्य में कभी कुछ ऐसा होगा, कुछ कानूनों में चेंज होगा, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।